Today we are going to start a chapter named Life Processes for class 10th. तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो शो करती हैं मूवमेंट्स, एबिलिटी टू ग्रो, सेंसिटिविटी, रिप्रोडक्शन. जो चीज़ें ग्रोथ शो करती हैं, सेंसिटिविटी शो करती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं. दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो डेड मटेरियल होते हैं, जो ना ही ग्रोथ शो करती हैं ना ही मूवमेंट शो करती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? वो सभी प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडी की लिविंग स्टेट को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. मतलब जो हमारी लिविंग स्टेट को नॉन लिविंग स्टेट से डिफ्रेंशिएट करती हैं, उन सभी प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या बनती है? ऑल द प्रोसेसेस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. इसका मतलब लाइफ प्रोसेसेस हमें बचाते हैं डैमेज एंड ब्रेकडाउन से. ठीक, और डैमेज एंड ब्रेकडाउन से बचाने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई की ज़रूरत है, और जो एनर्जी हमें आउटसाइड बॉडी से मिलती है. ठीक है, अब जो आउटसाइड बॉडी से एनर्जी मिलती है उसको जिस वे में लेते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन की हम सिंपल डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ source of energy from outside the body of an organism which we call food to the inside body. हमें पता है जो एनर्जी हम लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं? फूड. तो इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. जो हम आउटसाइड सोर्सेज लेते हैं वो एनर्जी के लिए वो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं. जो हम खाना खाते हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है. तो हमारी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसी मैकेनिज़्म होनी चाहिए जो उसे ब्रेक डाउन कर पाए और फिर उसको एक प्रॉपर वे में स्टोर कर पाए, जिसके लिए हम जब ज़रूरत पड़े तब हम उसका यूज़ कर पाएँ. ठीक है, तो अब जो प्रोसेस होता है, जो हम फूड लेते हैं उसको तोड़कर स्टोर करने का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पायरेशन. ठीक है, तो जो रेस्पायरेशन की हमारी डेफिनेशन बनती है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड. मतलब बाहरी ऑक्सीजन का यूज़ करना फूड को तोड़ने में और उससे एनर्जी स्टोर करने में सेलुलर नीड्स के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. तो जब हम रेस्पिरेशन के टाइम किसी कार्बन सोर्स जैसे कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, तो हमें एनर्जी के साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं जो कि ना कि सिर्फ यूज़लेस होते हैं, अगर वो बॉडी में रहें तो हार्मफुल भी हो सकते हैं. तो उन्हें तुरंत हमें बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा. तो जो बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस होता है बाई प्रोडक्ट्स का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या बनती है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और बाई प्रोडक्ट्स आउटसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक, अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में. सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दो तरीके का हो सकता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. जो मेन डिफरेंस है इन दोनों में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, जो कि प्लांट्स का होता है. दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों के खाने पर डिपेंडेंट रहा है. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से हम ग्लूकोज बनाते हैं जो कि खाने का काम करता है. और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं उनमें एग्जाम्पल आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. ठीक, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम क्या यूज़ करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि पहले ही ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बना चुके होते हैं, उन पर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम पहले सिंपलर वंस में तोड़ते हैं, उसके बाद हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं हमारे एनिमल्स एंड फंजाई. ठीक, अब हेटेरोट्रॉप्स, अब फाइनली जो सर्वाइवल है हेटेरोट्रॉप्स का वो डिपेंड करता है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि जो फूड बनाएगा अपने लिए भी और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के लिए वो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होगा.
ठीक है। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है वो होती है एक प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये कार्बन और एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करता है ऑटोट्रॉपिक, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which material is taken in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrates in presence of sunlight and chlorophyll। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और क्लोरोफिल एक पिगमेंट और सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज जो है वो हमारे लिए फूड का काम करता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाती है जो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो फाइनली जो फूड बनता है किसके थ्रू बनता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सनलाइट पे। तो जो फाइनल जो कैलेस्टियल मतलब फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट है, जिसकी मदद से ही फोटोसिंथेसिस होती है, उसके थ्रू फूड बनता है। उस पर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पे हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवेंट्स जो आते हैं फोटोसिंथेसिस में जिसके थ्रू ग्लूकोज और वाटर बनता है। सबसे पहले हम जो इक्वेशन होती है, सिंपल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की, वो मैंने लिख रखी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है और हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब कौन कौन से इवेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसकी बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है। प्लांट सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवेंट्स की। सबसे पहले इवेंट्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लांट सेल के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जो सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बाय एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड जो वाटर होता है वो टूट जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन जो हमारा एक बाई प्रोडक्ट है वो हमारे लिए मिल गया। ऑक्सीजन हम डिफ्यूज़ कर जाता है एनवायरनमेंट में जिसकी मदद से हम रेस्पायर करते हैं। थर्ड जो इवेंट होता है वो होता है हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है वो भी हमें मिल गया कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ठीक है, तो थर्ड स्टेप, तो ये तीनों इवेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं जिसके थ्रू हमें ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, अब हमने ये पहले ही पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहाँ से लेता है, वाटर तो हमें पता है प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा। प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या चीज़ है, स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस पर। लीफ की सरफेस पर जो पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। मैंने डायग्राम बना रखा है जिसमें लीफ का मैंने एनाटॉमी दिखाई है, जिसमें लीफ की अपर एपिडर्मिस, उसके ऊपर बैक्सी क्यूटिकल दिखाई है जो, ठीक है, उसके अंदर सेल्स दिखाई हैं मैंने, सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट दिखा रखा है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा, ये हमारी क्यूटिकल हो गई, ये अपर एपिडर्मिस हो गई। ठीक है, ये अंदर एयर सैक्स है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह रहती है जहाँ पे एयर भरी रहती है। उसके बाद ये लोअर एपिडर्मिस हो गई। इसके बाद जो जगह खाली रह गई है इस पोर को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, इसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, गैसेस एक्सचेंज होता है। और जब ट्रांसपायरेशन होती है तो इसी के थ्रू वाटर वेपर्स बाहर आती हैं। तो स्टोमेटा दो फंक्शंस में हेल्प कर रहा है। सबसे पहले स्टोमेटा के दो फंक्शन हो गए, एक तो गैसेस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजना, ऑक्सीजन को बाहर भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना। दूसरा ट्रांसपायरेशन में, जिसके थ्रू वाटर वेपर इसके थ्रू बाहर जाती है। ठीक है, अब हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा के पास दो गार्ड सेल होती हैं, ये जो मैंने दिखा रखी हैं, ये गार्ड सेल्स हो गई। उसके बीच में एक स्टोमेटल पोर होता है,
ये हो गया स्टोमेटल पोर। उसके चारों तरफ कुछ सब्सिडरी सेल्स होती हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बन जाता है हमारा वो स्टोमेटा कहलाता है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर आती है और जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर आती हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन कौन से हो गए, गैसियस एक्सचेंज में और दूसरा ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। ठीक है, तो जिन फंक्शंस की हम बात कर रहे थे वो जैसे कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज फोर्स, फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड फंक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक। उसके बाद बात आती है कि स्टोमेटा कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है और किसकी मदद से क्लोज होता है, किसकी मदद से बंद होता है। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द गार्ड सेल। जो गार्ड सेल हमने देखी थी उनकी मदद से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग स्टोमेटल पोर टू ओपन। जब वाटर गार्ड सेल्स में फ्लो होता है तो स्वेल हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं, तो जिसकी मदद से स्टोमेटा पोर जो होता है वो ओपन हो जाता है। और स्टोमेटल पोर क्लोज कैसे होता है, जब वाटर लॉस होता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। गार्ड सेल में जब वाटर फ्लो होगा तो वो स्वेल होगी, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। जब उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगी और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा, वो क्या क्या चीज़ ऑटोट्रॉपिक प्लांट को ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे लेता है, एटमॉस्फेयर से। दूसरी चीज़ आती है वाटर, दूसरी चीज़ आती है हमारी वाटर। वाटर वो किससे लेता है, सॉइल से, रूट्स के थ्रू। तीसरी चीज़ आती है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, जो कि वो सॉइल से ही लेता है, रूट्स के थ्रू, ठीक है। अब जो है प्लांट नाइट्रोजन को किस किस फॉर्म में लेता है उसके बात करते हैं। नाइट्रोजन को हम एक प्लांट तीनों फॉर्म में ले सकता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्राइट की फॉर्म में और अमोनिया की फॉर्म में। सबसे ज़्यादा जिस फॉर्म में लेता है वो होता है नाइट्रेट की फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की हम सारी बात कर चुके हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ग्लूकोज हमारे लिए फूड की तरह काम करता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने पहले ही पढ़ा है। एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे अपने खाने के लिए, उसको हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी रेंज हैं स्ट्रेटजीज की जिससे फूड एक ऑर्गेनिज्म इनटेक करता है, ठीक है। मतलब फूड इनटेक करने की बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से हम पहली स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं। जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को बाहर अपने बॉडी से बाहर ही तोड़ते हैं, उन्हें सिंपलर फूड मटेरियल्स में बना देते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फूड को बाहर ही तोड़ा, फूड मटेरियल को बाहर ही तोड़ा, फिर उन्हें सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करा, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। जिसके एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, फंजाई, ठीक है। फंजाई जैसे कि ईस्ट है, मशरूम है, ये सब वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड मटेरियल को बाहर ही तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, जो कि फूड मटेरियल को एज इट इज़ इनटेक करते हैं और उसका ब्रेकडाउन बॉडी के अंडर करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म हो गए। उसके बाद तीसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैरासिटिक लाइफ को प्रीफर करते हैं, जैसे कि सम अदर ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम आर कॉल्ड पैरासाइट। जो रहते तो प्लांट और एनिमल में विदाउट उन्हें मारे बिना, लेकिन जो अपना फूड सप्लीमेंट है वो उनसे ड्राइव करते रहते हैं, जैसे कि कस्कूटा हो गई, अमरवेल हो गए, टिक्स हो गई, लाइस हो गए, लीचीज हो गए, ठीक है। तो ये पैरासिटिक फॉर्म। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो पहले ही फूड मटेरियल को बाहर तोड़ दो फिर उसको एब्जॉर्ब कर लो, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था फंजाई में, जैसे कि ईस्ट हो गए, मशरूम। दूसरा हो गया जिसमें पूरा फूड मटेरियल को इनटेक करके बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करना, जिसमें एग्जाम्पल आ गए ह्यूमन बींग्स। उसके बाद तीसरा आया पैरासिटिक लाइफ फॉर्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल पर सर्वाइव करता है बट उसको मारता नहीं है, उससे अपना फूड एब्जॉर्ब करता रहता है, जैसे कि एग्जांपल कस्कूटा, अमरवेल हो गया, टिक्स हो गए, लाइसिस हो गए, लीचीज हो गए।